बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। अनम, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ठीक है? आयशा भूलने नहीं देती। जिस दिन मैं मिस कर जाऊँ ना, आयशा याद करा देती है। मैं याद करवाती रहूंगी, ये मेरा काम है, याद करवाते रहना, तजदीद करवाते रहना जहाँ जहाँ पर गलतियाँ की जा रही हैं। गलती तो नहीं है लेकिन आपको मेरे से भी पूछना चाहिए ना। सही कह रही हूं? आयशा चलें दोबारा से शुरू करते हैं। आयशा कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबरदस्त। अच्छा जी, अनम ने आज मुझे याद कराया कि आज मोहब्बत का और इसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड का दिन मनाया जा रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये याद करें कि मोहब्बत को फैलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड के ऊपर तो हम अक्सर बात करते ही रहते हैं। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, हमारे मज़हब का भी हिस्सा है कि उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला आपको नवाजता चला जाता है। एंड देन आप खुद भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। बहुत सारे नफ्सियाती मसले जो है ना उनसे भी आप बचते रहते हैं। तो आपने शुक्र अदा किया सुबह उठ के? मैंने शुक्र अदा किया, जैसे बिल्कुल प्रैक्टिस है और ये होनी भी चाहिए। और ये जो दिन है ना, मेरे ख्याल से ये याद दिलाता है कि आपको भूलना नहीं चाहिए इस चीज़ को। और मोहब्बत तो वैसे ही कहते हैं जितना बांटो उतनी बढ़ती है, उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। हर रोज़ हमें याद रखना, सिर्फ आज के दिन याद नहीं रखना। तो ये आज के दिन का मकसद था, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर सबसे पहले बात कर ली जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आजकल तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर देखी भी जा रही है और पूरा पाकिस्तान उससे मुतासिर भी हो रहा है। एन्जॉयमेंट की हद तक ठीक है, लेकिन अब इसके डिज़ास्ट्रस रिजल्ट्स जो है ना वो हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। उनके ऊपर हम बात करें, लेकिन थोड़ा सा ज़रा बता देते हैं कि बारिश का तूफ़ानी स्पेल इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद में वक्फे से तेज़ बारिश हो रही है और सैदपुर से जो विजुअल सामने आए हैं और जो खबरें सामने आ रही है ना, उसने तो एक मरतबा हिलाकर आपको रख दिया कि भाई पानी का इतना तेज़ बहाव, नाले की दीवार वहाँ पर टूट गई, वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वो किस तरह से बह गई, मोटरसाइकिलें डूब गई और इसके साथ साथ तुग़यानी इतनी ज़्यादा थी कि नाले की दीवार पूरी ही बहती हुई हमें वहाँ पर नजर भी बिल्कुल। वो जो सैदपुर का पूरा विलेज है ना, उसमें पूरे विलेज में सैलाबी सूरत हाल है। वो जो नाला साथ से गुजरा है, जो लोग वहाँ जा चुके हैं उनको पता होगा। उस नाले में जब मैं गई थी, मैंने जब उसको देखा था, उसकी सफाई का इतना खास ख्याल उस वक्त तक नहीं रखा जाता था। आई डोंट नो अभी क्या सूरत हाल थी। बहरहाल बारिशों के बायस अगर हम ओवरऑल बात करें रावलपिंडी की, तो वासा जो की जानिब से जो है वो अलर्ट जारी किया गया, रेन इमरजेंसी नाफिज की गई। जुड़वा शहरों में मुसलसल कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो बारिश ने वहाँ पर भी तबाही मचाई है और स्वात, बोनेर, वादी कागान समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई है। तो कोई मौसम के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। जब आज हम सुबह सोकर उठे हैं, इतनी दोबारा से तूफ़ानी बारिशें शुरू हो गई हैं, जो पिछले हफ्ते भी हमने इस तरह का स्पेल देखा था। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर मज़ीद प्रेडिक्शंस क्या हैं, इस पर भी हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे और आपको ज़ाहिर सारी सूरत हाल से पाकिस्तान ओवरऑल जो है, चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, हर तरफ से यही खबरें आ रही हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है। गिलगित से ये खबर आई कि बाबू से टॉप जो है वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई, फ्लैश फ्लडिंग हुई, जिसके नतीजे में 3 सयाह अभी तक जहाँ भाग हुए हैं। और सिर्फ अगर 24 आवर्स की बात कर ली जाए, पिछले 24 घंटों के दौरान 5 जाने गई हैं। और ओवरऑल अभी तक जब से मानसून का सीज़न शुरू हुआ है और ये फ्लैश फ्लडिंग और जगह जगह पानी खड़ा होना और मुख्तलिफ हादसा जो रिपोर्ट हुए, अभी तक 231 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं, कई लापता हैं। ये गिलगित वाला इंसिडेंट में सवाल अब ये है कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ हम इस चीज़ को उन लोगों पर डाल सकते हैं कि उनकी अपनी नाअहली की वजह से या बद एहतियाती की वजह से ये सारे वाक़यात हुए हैं, या फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे इदारे हैं वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर प्लानिंग जो है इस सिलसिले में की गई थी या नहीं की गई थी। पहले प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल कितनी अभी तक बारिश हुई है और आगे ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डेप्यूटी डायरेक्टर मेट अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। ठीक है, हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में, हमारे साथ में हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हमारे साथ माहिर याद इस वक्त मौजूद हैं, SDPI से इनका ताल्लुक है, ज़ैनब नईम साहिबा, उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। उनसे बात करते हैं और ज़रा जानते हैं कि वो इस सारे मामले को किस तरह से देख रही हैं और हमारी पॉलिसीज़ जो हैं क्या वो मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो उनके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम। ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र। कैसे देख रही हैं सारी सिचुएशन को इस वक्त? तो कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बारिशें इस मानसून के सीज़न में हुई हैं। क्या ये हमारी अपनी नाअहली है, इदारों की नाअहली है, काम नहीं किया गया? आपका टेक क्या है सारी सिचुएशन पर? देखें, ग्लोबली एज़ पर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट जो बताती है कि मुख्तलिफ ममालिक की क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी कितनी है, उसके मुताबिक पाकिस्तान 2022 में जो है टॉप मोस्ट वल्नरेबल कंट्री रहा है, जो कि ये बात जाहिर करती है कि हमारी वल्नरेबिलिटी इज़ एविडेंट। और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला ख़ित्ता हमारा ख़ित्ता है।
तो ये कोई ऐसी बात नहीं जो हमें पता नहीं थी। अब से 2 महीने पहले यूरोपियन कमीशन का एक सैटेलाइट डेटा था जिसमें बताया गया था कि इस साल पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्को हैं मानसून सीज़न में, और मानसून का ऑनसेट भी पहले होगा। और उस डेटा के मुताबिक पूरे साउथ एशिया के खित्ते में उन इलाकों में बारिशें मुतवक्को हैं जहाँ पे 2022 में बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, जिसमें पाकिस्तान में पिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहरों का भी जिक्र आता है। तो दिस वॉज ऑलरेडी प्रिडिक्टेड एज पर साइंस। तो मसला ये है कि हमारी उस हिसाब से प्लानिंग नहीं थी, या शायद हम लोगों ने इन वार्निंग्स को सीरियस लिया नहीं। उसमें प्लानिंग में ये आता है कि आप क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज करते हैं पूरे मुल्क में, आप नदी नालों की सफाई को इंश्योर करते हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो, क्योंकि जाहिर है वहाँ ग्लॉफ है, वहाँ पे सैलाबी रेले आते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे पंजाब के बलोचिस्तान सिंध में जाते हैं। अच्छा, फिर सवाल ये भी है ना कि आपको ऑलरेडी पता था, प्रेडिक्शंस कर दी गई थी कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, तो फिर अगर प्लानिंग नहीं की गई तो क्या अहलियत नहीं थी या फिर प्लानिंग उस तरह से नहीं की गई? इसका मैं जवाब आपसे लेती हूँ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। फैजुल्लाह फराक साहब, वेलकम करेंगे शो में। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान में क्या है? जो अफसोसनाक खबर आई बाबूसर टॉप के हवाले से, वहाँ पर कई गाड़ियाँ फंस गई, फिर कई लोग मिसिंग भी हैं। ज़रा हमें सिचुएशन बताइए, कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोगों की लाशें निकाल ली गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता दिन 4 बजे ये अफसोसनाक वाक़या शाहराए बाबूसर के ऊपर आया, जब वहाँ से जाहिर सी बात है गर्माई मौसम में KKH का मुतबादिल है, नारान, कागान और बाबूसर की शाहरा यहाँ से लाखों टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होती है और ये इंतहाई एंगेज और मसरूफ़ तरीन शाहरा होती है। बारिशें हुई हैं अचानक और लम्हों में उस वादी से मुत्तसिल जो घाटियाँ है, वादियाँ है, उनसे 10-11 मकामात पर पानी का बहाव बढ़ गया है, ऊपर से बुलंदी से, जिसकी वजह से उसके साथ मड आया, पत्थर आए, बोल्डर, लकड़ी आई और उन्होंने रोड को अपने लपेट में ले लिया, सड़क को, और जो सड़क के ऊपर गाड़ियां थी उनको लपेट में ले लिया और लम्हों के अंदर 15 से 20 गाड़ियां उस की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 15 से 20 लोग अभी तक मिसिंग हैं। 3 लाशों को रिकवर किया जा चुका है, जबकि 4 जख्मी अफराद को हॉस्पिटल शिफ्ट करके उनका इलाज मुआवजा हुआ है और एक पर्सन जो मुकामी अफराद में से भी एक आदमी अभी तक मिसिंग है, जिसका ताल्लुक मेरे खुद अपने खानदान से है। और उसके अलावा जो ज्यादातर लोग हैं इनका ताल्लुक देगर सूबों से है और पंजाब से। ठीक है। अच्छा फैज साहब, जैसे कि अब हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि प्रेडिक्शंस जो हैं वो पहले कर दी गई थी कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी और डेफिनेटली वो एरियाज, वो वाली सड़कें या वो वाले इलाके जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, पत्थर गिर सकते हैं, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली ज़्यादा इंतजाम किया जाता है कि यहाँ पर कुछ अरसे के लिए टूरिस्ट खास तौर पर ना आए। क्या कंटेन किया गया था टूरिस्ट की आमद को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? इस सिलसिले में कोई प्लानिंग की गई थी कि रोका जाए कि अभी आप ना आए, या सिर्फ अवेयरनेस की हद तक था? ये अवेयरनेस की हद तक तो था, लेकिन प्रॉपर हम उधर रोक इसलिए नहीं सकते थे कि ये जो नारान, कागान और बाबूसर की शायरा है ये कराक्रम हाईवे के मुतबादिल है और गर्मियों में कराक्रम हाईवे पे कोई सफर नहीं करता। आगे दासू और देवर बादशाह डैम बन रहे हैं, 7-7 घंटे वहाँ पे मुसाफिरों को रोकते हैं। इस वजह से मुसाफिरों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी हैं वो भी शायरा नारान, कागान और बाबूसर से सफर करते थे, इसलिए इस शायरा को, ये मसरूफ शायरा थी, इसको हम रोक नहीं सकते थे। अलबत्ता ये जो एडवाइजरी हम वक्तन फवक्तन जारी करते थे, जिसमें लोगों को खुद भी पता है कि बारिशों के मौसम में गिलगित बल्तिस्तान की बलाई इलाके इंतहाई खतरनाक होते हैं। इसमें दरियाओं का बहाव बढ़ जाता है, पानी का बहाव बढ़ जाता है और एक तो डिजास्टीरियस। ठीक है, अंडरस्टूड फैज साहब, लेकिन अगर लोग नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को, टूरिस्ट फिर भी आ रहे हैं, तो फिर जो हुकूमत है उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जानों का मसला है कि जाने चली जाएंगी तो डेफिनेटली हुकूमत को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा कि आपने इंतजामात नहीं किए थे। तो आप क्या वहाँ पर लोग मौजूद थे, इंतजामिया के ऑफिसर्स मौजूद थे उन लोगों को एटलीस्ट उस जगह से पीछे करने के लिए कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर पत्थर गिर सकते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है? देखिए, वो एक जगह नहीं है, ये सारा पहाड़ी इलाका है और वो जब आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सफर करेंगे तो आपकी सड़क जहाँ से गुजरेगी वहाँ पहाड़ है और पहाड़ों से आपने गुजरना है और बुलंदियों से गुजरना है। मैदानी इलाके तो बहुत है कम। ये तो अचानक बारिश हुई और अचानक सैलाबी रेले आ गए हैं। देखें, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह पे है, हुकूमत हर अच्छे बुरे सबका जिम्मेदार है
और हम इस वक्त भी हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने जो अपने बिसात से बढ़ के जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे मुकामी लोगों और हुकूमत ने मिलकर किया है वो बहुत मिसाली है। वो बहुत मिसाली है। ये बता दे फैजुल्लाह फराक साहब, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कितने टूरिस्ट मौजूद हैं? इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में एग्जैक्ट फिगर का मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन हजारों में है। उसमें तीनों डिवीजन के अंदर हजारों टूरिस्ट मौजूद हैं और खास करके शाहराए बाबूसर के ऊपर कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसमें 300 से 400 टूरिस्ट यहाँ पे फंस चुके थे। उनमें से 250 टूरिस्ट को उधर शिफ्ट किया है चला शहर में, और 50 से 100 के करीब जो टूरिस्ट है उनको वहाँ के मुकामी लोगों ने अपने घरों में पनाह दी थी और उनका भी शिफ्टिंग का अमल इस वक्त जारी है। और क्लास के अंदर जितने भी गेस्ट हाउस ये बता दीजिए, जो लोग हैं वो तो अपनी मदद आपके तहत या अपने घरों में जगह दे रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एरियाज या कुछ जगह ऐसी बनाई गई, पनाहगाहें अगर मैं कहूँ वो बनाई गई हैं कि टूरिस्ट को कुछ वक्त के लिए रखा जा सके अगर वहाँ उनके पास रहने की जगह नहीं है तो? जी जी, जो सरकारी गेस्ट हाउस जितने भी अवेलेबल थे उनके एक्सेस दी गई है उनको वहां तक, और फूड पैकेट्स उन तक पहुंचाए गए हैं। रिहाइश और खाने का इंतजाम किया जा रहा है। और इस पूरे रेस्क्यू अमल के अंदर अभी हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई है और अफवाज पाकिस्तान भी और जीप स्काउट भी इस ऑपरेशन में शामिल है और हेली के जरिए भी जो फंसे हुए लोग हैं उन तक पहुंचा जा रहा है। राइट, बिल्कुल सही है। साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़ैनब, जो सवाल मैं छोड़ के गई थी कि प्रेडिक्शंस मौजूद थी, पहले से पता था कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होनी है, प्लानिंग नहीं की गई, क्या एहलियत नहीं थी या फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मैंने जैसे बताया कि हमारा खित्ता ऑलरेडी वल्नरेबल है, तो वो चीज़ उसकी वजह से हीट वेव्स, क्लाउड बर्स्ट, ड्राउट्स, ये सब होगा। इस साल देखें, अभी गिलगित की बात हो रही थी, गिलगित हुंजा का टेम्परेचर आपको पता है कि पहली मर्तबा इतना पीक किया है, वहाँ पे हीट वेव आया, तो वहाँ पे भी चिलास साइड पे हमें ऑलरेडी अंदाज़ा था कि अब जो बारिशें होंगी वो भी शिद्दत के साथ होंगी और यहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह मामूल बन जाएगा। तो एक तो ये मसला, दूसरा मसला ये है जिस पे हमें तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है, और मुझे खुशी है आपने भी ये सवाल किया कि हमारे यहाँ डिज़ास्टर की वजह से एक झील बनती है, हम उसी झील के ऊपर होटल कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम उसमें भी बिजनेस तलाश करते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। तो यही हालात सिर्फ नॉर्थ में नहीं है, हम इधर भी यही हालात है, पंजाब में भी, फेडरल में भी, कि नालों के, नदियों के रास्ते में, गुजरगाहों पे इस सूरत हाल की सबसे मेजर वजह यही बड़ी है, वजह यही है। आप सैदपुर की बात कर रहे थे, सैदपुर में जो तुगयानी आई है उस नाले में कभी तुगयानी नहीं आई थी। उस नाले में ग्रेजुअली एक तो हम जितना वेस्ट है प्लास्टिक का सारा डंप करते गए, इसके अलावा वो बिल्कुल मारगल्ला के फुट हिल्स पे, यानी पहाड़ों से जो रेले आते हैं वो डायरेक्ट उसमें जाते हैं। तो अब एकदम क्लाउड बर्स्ट होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ तुगयानी आना बनती ही है। तो ये हमारी मिस प्लानिंग है, मिस गवर्नेंस, हमारी तैयारी नहीं थी पहले इस सारी मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए, चाहे जीबी में हो, चाहे केपी में हो, चाहे इस्लामाबाद या किसी और इलाके। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी तैयारी नहीं थी। और हम लोग जहाँ तक हमारा एक बयानिया शुरू से ये रहा है कि हम फंड्स पे रिलाई करते हैं। देखिए, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि 2022 के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई, $10 बिलियन कमिट किया गया। अब तक हमें अगर एस्टिमेटेड अमाउंट में बताऊं तो 20 से 30% भी हमें उस तरह से डिस्बर्स नहीं हो सका। तो हम लोग क्यों रिलाई कर रहे हैं? हमें अपनी प्लानिंग इंप्रूव करने की जरूरत है, दरख्त लगाने की जरूरत है, दरख्त काटे जा रहे हैं, मौजूद जंगलात को महफूज करने की जरूरत। प्रॉपर एक पॉलिसी भी तो बनाने की जरूरत है ना, और इसके लिए पॉलिसी इस बजट में कहा गया था रखी भी जाएगी। एंड देन हम जो ब्रेक में बात कर रहे थे, फंड्स का इशू जो है, SDPI से आपका ताल्लुक है, तो पॉलिसीज़ के बारे में मुझे लगता है कि आप बेहतर बता सकती हैं। डू वी हैव पॉलिसीज़ रिगार्डिंग दैट, और अगर हैं हमारे पास, क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है उनके ऊपर? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक तो सूबाई सब्जेक्ट है और इसकी पॉलिसी नेशन वाइड भी बनी हुई है, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, सूबों ने भी अपनी पॉलिसीज़ बनाई। लेकिन बात आती है कि वो पॉलिसीज़ को इन्फोर्समेंट और उनको लागू कैसे किया जाता है और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम ज़िलाई सतह पर कैसे लेकर आते हैं। पॉलिसीज़ तो अच्छी बन जाती है, लेकिन क्या ज़िलाई सतह पर, अभी अर्बन फ्लडिंग फेस कर रहे हैं हम शहरों में, तो क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान ज़िले का बना हुआ है? ज़िले के लेवल पर हम लोगों ने इन्फोर्समेंट किस तरह से की है? इमरजेंसी का नफाज होता है तो क्या हम प्रिपेयर्डनेस लेवल पे इमरजेंसी करते हैं या जब डिजास्टर आ जाता है? बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं जिनके ऊपर काम करने की हमें ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सारी सिचुएशन को। भाई, क्लाइमेट चेंज मसला तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ नाअहली जो है इदारों की या फिर इल प्लानिंग होना, ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी एक वजह हो सकती है जो इस वक्त सारी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं। लेट्स होप कि इसके ऊपर काम भी किया जाए। हमारे साथ वो मौजूद है, सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सैदपुर विलेज की हम बात भी कर रहे थे, वहाँ पर सूरत हाल क्या है और ये नाले की सूरत हाल खासतौर पर क्या है, आबादी की क्या सूरत हाल है, ये जरा उनसे जान लेते हैं। सबा बताइए जरा।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद जो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो सैदपुर विलेज में हुआ है। इस वक्त मैं सैदपुर विलेज में ही मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन हारून नसीर अगर कल की तबाही आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये जो नाला है वो पानी से भरा हुआ है और इस नाले पर तरक्याती काम करने की वजह से नाले की जो दीवार है वो टूट गई थी, जिसकी वजह से पानी जो है वो घरों और दुकानों में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे कैमरामैन हारून अगर दिखा सकें तो ये वो चंद पुरानी दुकानें हैं जिसमें आपको एंटीक चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ कल्चर की चीज़ें मिलेंगी। उन सारी दुकानों में पानी भर चुका है और इस तरफ अगर हम आएँ तो ये वो जगह है जहाँ से ये एक तो दीवार यहाँ से टूटी है, दूसरा ये इतना बड़ा गड्ढा जो है वो होने की वजह से और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर चंद घंटों का मैं आपको बताऊं तो इस वक्त भी सैदपुर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और सिर्फ 3 घंटे के रिकॉर्ड में यहाँ पर 25 मिलीमीटर बारिश हुई है और इस वक्त भी यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ये नाला जो है वो भर चुका है। दुकानों में से लोग पानी जो है वो निकाल रहे हैं, साथ में ही ये रेस्टोरेंट है और यहाँ से भी पानी जो है इसी नाले में आ रहा है। सैदपुर के जो रिहायशी हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि कई मोटरसाइकिलें इसी नाले में और इसी पानी में बह गई हैं, जबकि कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। और सैदपुर को खूबसूरत बनाने के लिए तरक्याती काम किया गया था, जो कल की बारिश और आज की बारिश की नज़र हो गया है और इसी तरक्याती काम की वजह से और कुदरती नालों पर काम करने की वजह से नाला जो है बिखरा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो सैदपुर में की गई है। इस्लामाबाद में अभी तक की सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सैदपुर विलेज में रिकॉर्ड की गई है। सबा, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। जिस तरह सबा हमें मनाजिर में भी दिखा रही थी कि किस तरह से नाले की सूरत हाल है और स्टिल इस्लामाबाद में तेज़ बारिश का सिलसिला इस इलाके में, ख़ास तौर पर सैदपुर विलेज के इलाके में अब भी जारी है। हमें एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कुछ सियासत की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सेनेट इंतखाब के नताइज के बाद पार्टी पोजीशन तब्दील हो चुकी है। सेनेट के अंदर ताज़ा आदाद शुमार जो अब सामने आए हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ बदस्तूर सेनेट की सबसे बड़ी जमात है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो 22 सेनेटर्स के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई है, जिसके सेनेटर्स की तादाद 22 हो गई है। और मुस्लिम लीग नून 20 सेनेटर्स के साथ सेनेट में तीसरी बड़ी जमात है, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 हैं, MQM पाकिस्तान के 3 सेनेटर्स ऐवान बाला में मौजूद है। नेशनल पार्टी और PMLN-Q की बात करें तो उनके एक सेनेटर सेनेट के मेंबर है, जबकि सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर इस वक्त 60 अरकान मौजूद हैं, जिनमें 5 आज़ाद सेनेटर्स भी शामिल हैं। अच्छा, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट इलेक्शन से मुतालिक PTI की अंदरूनी सियासत ने हालात को मजीद पेचीदा भी बना दिया है। इत्तलात ये भी आ रही हैं कि कुछ पार्टी अरकान दावा कर रहे हैं कि सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त बानी PTI से छुपाई गई और बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर और मरकजी क़यादत पर फहरिस्त में रद्दोबदल के इल्ज़ाम भी आयद हो रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये जानना ज़रूरी है। इस सारे मामले पर जो गुज़श्ता रोज़ हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब ने। आमिर साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, कल सेनेट इंतखाबात जिस तरीके से हुए, आपको लगता है कि अच्छी रवायत एक सेट हुई है, अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर रहे, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई? देखें, जाहिर है कि ये जो रिवायत जिसको हम कह रहे हैं कि ये अपनी अपनी बचत का प्लान था। PTI को समझ आ चुकी हुई थी कि उसके लोग नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने मुराद सईद के खाते में ज्यादा नंबर डाले कि वो ज्यादा वोट लेके इमरान खान के कैंडिडेट के तौर पे सबसे ज्यादा कामयाब और नुकसान का मुतामिल नहीं हो सकते थे अली अमीन गंडापुर के, अगर कुछ भी होता मुराद सईद के साथ वोटों की सूरत में। तो पहले तो फहरिस्त थी, फिर उसमें ये था कि कहीं हमारे लोग खिसक न जाए। और KP में तो ये बड़ा पुराना मसला है, बदनाम बलूचिस्तान ज्यादा है और यहाँ पे भी ये शुरू दिन से चल रहा है कि पैसे चलते हैं सेनेट की सीट में। तो ऐसे में जब मखसूस नशिस्तें आ गई, सेनेट का इलेक्शन आया, तो गवर्नमेंट और अपोजिशन में KP के अंदर एक इत्तेफाक हो गया 5 और 6 का, कि 6 PTI लेगा। अब कल से जब से 18 के ऊपर PMLN और JUI पीपल्स पार्टी वोट ले रहे हैं, तो उन्होंने ये देखा कि अगर 18 वोट फालतू हमारे 5 कैंडिडेट्स ने लिए हैं तो हमारा छठा कैंडिडेट वहीं से आ जाता।
तो हमें कोई नुकसान ना होता, सॉरी 4 कैंडिडेट्स ने लिए तो 5वां भी वहां से आ जाता तो एक सेनेटर बन जाता। और ये अली अमीन गंडापुर ने गलत कैलकुलेशन की। हालांकि अली अमीन गंडापुर को ये पता था कि लोग उससे नाराज हैं, इसीलिए 27 पार्लिमानी सेक्रेटरी भी उन्होंने इलेक्शन सेनेट के अनाउंस होने के बाद बनाए, क्योंकि वो लोगों को पूछ नहीं रहे थे कि हमारी अक्सरियत है, हमें कौन कुछ कह सकता है, लिहाजा वजीर आला MPs को लिफ्ट नहीं करा रहे थे। एक तो उनको लिफ्ट मिली, दूसरे प्रेशर आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो तमाम बातें कि जनाब अभी आप तो 5 तारीख को तहरीक का उरूज देखना चाह रहे हैं इमरान खान की रिहाई का, लेकिन उस दौरान आपने 10 दिन तो सिर्फ सेनेट के अंदर गुजार दिए जब ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई और आप लोग भाग दौड़ के कल आप फारिग हो रहे हैं उससे, और पीछे 13 दिन रह गए हैं उस तारीख को उरूज पे पहुंचाने पे। ऐसे में ट्रस्ट डेफिसिट भी तो है। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि बड़े तरीके के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ वोटिंग की गई है ताकि कोई भी जो आज़ाद हैं तो आज़ादी, लेकिन ताल्लुक उनका PTI से ही है डेफिनेटली, कि वो कोई भी स्किप ना हो। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी ये बनाई गई थी कि जो भी जाएगा वो जाकर एक खाली पेपर डालेगा और उससे पीछे आने वाला जो है ना वो उसके हिस्से का वोट करेगा। तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो PTI को अब किस तरह से तोड़ रहा है और सामने लेकर आ रहा है। वो खुर्रम ज़ीशान साहब, उनको भी एक वोट नहीं पड़ा। देखिए ना, ये प्लानिंग सियासत सब करते हैं कि सियासी हिकमत अमली के तहत कैसे चलना है। उन्होंने अपने पूरे वोट डलवाए भी और सिक्योर भी किए कि जाया भी ना हो, और तासुर ये गया कि जी देखें हम कितने खान के साथ मुत्तहिद हैं कि एक वोट भी हमारा दाएं बाएं नहीं हुआ। हालांकि जो सेनेटर ये उसके बेटे हैं अमीर मकाम के, उनके पास एक वोट फालतू भी आया है, जाहिर है वो उधर से ही आया और इधर कम हुआ, लेकिन चूंकि उन्होंने कैलकुलेशन सिस्टम बनाया, आपको याद होगा पहले ये चलता था कि अपने मोबाइल से फोटो बना के भेजें, कभी कोई पर्ची का सिस्टम आ जाता है, लेकिन हर दफा मुख्तलिफ तरीके से जिन लोगों पे शक होता है उनको गुजारा जाता है, और उन सबको जिन पे शक था मुराद सईद का वोटर बनाया गया कि वो लोग जो किसी भी सूरत में कहीं हो तो मुराद सईद के लिए वोट जरूर करें, और फिर उनको इजाफी वोट डलवाए गए। ये शक बड़े अरसे से चल रहा था और ओपनली कुछ वर्कर्स ने इसको समझा दिया कि नहीं, आप PTI पैसों की जमात बन गई है। जैसे हम दूसरों पे इल्जाम लगाते थे, ऐसे ही हमने पैसे वालों को नवाजा है सेनेट के इलेक्शन में कि अगर PMLN और पीपल्स पार्टी ऐसे लोगों को वोट पीपल्स पार्टी की रही है कि 10 वोटों के साथ 2 अपने सेनेटर्स उन्होंने बनवा लिए, तो बड़े फायदे में रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नहीं, आप उसमें ANP और परवेज खटक को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। देखिए वोट तो सबने डाले हैं ना, इधर जहां हुकूमत की हिकमत अमली थी वहां अपोजिशन की भी थी। ANP और पीपल्स पार्टी आपको पता है पुराने इत्तेहादी हैं, और फिर जो चल रहा है सिस्टम जिसमें परवेज खटक खुद एडवाइजर भी हैं प्राइम मिनिस्टर के, और वो अपने वोटरों को लेके गए हैं, और जिस तरीके से इन्होंने आपस में तय किया था, जिस तरह PTI ने वोट डलवाए, इसी तरह पीपल्स पार्टी, नून और JUI ने हिकमत अमली के तहत सबको एक दूसरे के वोट दिए। पहली दूसरी तरजीह भी दी, लेकिन चूंकि क्लियर वोटों से लोग जीत गए तो वो सेकंड तरजीह के ऊपर काउंटिंग की जरूरत ना पड़ी कि किसी ने वोट इधर उधर दिया हो। कॉम्प्रोमाइज किस पार्टी ने फिर सबसे ज्यादा किया? किसने ज्यादा बड़ा दिल किया इस इलेक्शन के लिए, या सारा गिव एंड टेक का सिनेरियो था? नहीं, इसमें तो फिर PMLN वाज़ेह तौर पे सामने आती है कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों के लिए, देखिए एक MPA की सीट तो बराह रास्त दे दी JUI को कुरानंदाजी के बगैर, और दूसरे जब पीपल्स पार्टी के लोग जीत रहे हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी के तौर पे 2 सीटें मिली हैं और 2 ही JUI को मिली। तो PMLN ने कुर्बानी दी है इस मामले में सियासी तौर पे। उन्हें पहले जैसे बलोचिस्तान में कि पहले 2.5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत करे वो दे दिया, बलोचिस्तान आईनी पोजीशनें दी हैं चेयरमैन सेनेट की, सदर मुमलिकत की, और बदले में प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने ली है। तो सौदेबाजी है, दोनों तरफ से समझौता है, इक़्तिदार कैसे लेके चलना है, हुकूमत कैसे चलानी है, ये सब एक दूसरे के साथ सैक्रिफाइसेस ना हो और वो ना की जाए तो फिर चलता नहीं है। जाहिर है कि जो लोग कम तादाद में हैं वो बड़ी तादाद वाले से कुर्बानी मांगते हैं। बिल्कुल सही है। आमिर इलियास राना साहब, सेनेट इलेक्शन जब भी होता है तो कहा जाता है कि जो वफादारियां तब्दील करने वाले कुछ अराकीन होते हैं जो एक पार्टी से फिर दूसरी पार्टी, उनको टिकट जारी हो जाता है। जो लॉयल होते हैं, हमेशा से पार्टी के साथ रहते हैं, वो जरा पीछे रह जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इस बार भी कुछ ऐसी सूरत हाल देखने में मिली? देखिए, जिनके पास पैसा होता है वो सब कुछ कर लेते हैं। उसमें अब आप किसी पार्टी को ये नहीं कह सकते
मतलब अमीर मुकाम के बेटे के आने पे ये तनकीद हो रही है कि जी वो अमीर मुकाम के घर तक महदूद हो गए। हालांकि जो लोग PMLN के लोग थे, जो जिनको ऑफर की गई थी मेरी इत्तला के मुताबिक, उनका ख्याल ये था कि कहीं खरीदो फरोख्त होगी तो हम उसमें पूरा नहीं उतरेंगे और वोट हमारे पास पूरे ना होंगे तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो रही थी तो मखसूस नशिस्तों का मसला डावाडोल था कि कैसे लेंगे, क्या करेंगे। तो वो फिर उन्होंने अपने बेटे के कागज जमा करा दिए। JUI ने नून लीग के दिलावर खान, बड़े पैसे वाले आदमी हैं, उनको टिकट दे दिया अपनी तरफ से। इसी तरह सेनेटर तला महमूद बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, JUI से सफर शुरू हुआ और पीपल्स पार्टी पे आके वो सेनेटर बन गए। जाहिर है कि उनके लिए वहां पे कोई मसला नहीं था। अब आप यहाँ पे देख लें, नूरुल्लाह कादरी और जो मिर्जा आफरीदी हैं, इन दो के ऊपर शदीद तनकीद खा रही है। आजम सवाती के ऊपर हो रहा है कि जी वो तो है ही पैसे वाला, वो भी JUI का था। लेकिन मैं अब आपको बताऊं, कोई सियासी जमात अगर ये दावा कर रही है सवाए जमात इस्लामी के कि वो सियासत और दुनियादारी जो है ना, दोनों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं, दीनदारी चीज अलग रह गई है कि वो अलग तशख्खुस है और यहाँ पे कुछ लेन देन होता है, बातचीत भावता होता है, तो उसमें अपने उसका ऐसे तो तगड़े उम्मीदवार राना साहब वैसे सवाल रह ही नहीं गया ना, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से आप बात करनी छोड़ ही देनी चाहिए, उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं। इन द एंड लास्ट 30 सेकंड्स में ऐवान बाला के अंदर अब 2/3 मेजॉरिटी तो हुकूमती इत्तेहाद को फिर भी नहीं मिल पाई है, तो आप कुछ तब्दीली होती हुई देख रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। वो 2/3 अक्सरियत बन भी गई है, जब नहीं थी तब भी बन गई थी। और आप ना भूलें कि 2 JUI के सेनेटर आउट हो चुके हुए थे अपनी पार्टी से, PTI के कई सेनेटर आउट थे जिनको जरूरत नहीं पड़ी इस्तेमाल करने की। वो इशू नहीं है। इशू है कि जब तरमीम करनी होगी तो ये एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट करा लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है नवंबर के बाद ही होगी, जल्दी शायद ना हो। मेरी इत्तला तो यही है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी तीन तज्जियाकार अपनी जो भी एनालिसिस है मौजूदा सिचुएशन के ऊपर, उसके ऊपर बात कर रहे थे। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मुकदमे की जिसने पूरे मुल्क के ज़मीर के झंझोड़ कर रख दिया था। मैं बात कर रही हूँ नूर मुकद्दम कत्ल केस की। मुजरिम जाहिर जाफर को अदालत ने सजाए मौत सुनाई, लेकिन अब वो रहम की अपील में जहनी बीमारी का सहारा ले रहा है। अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद मुजरिम जाहिर जाफर का तिब्बी और नफ्सियाती मुआयना किया गया और मेडिकल बोर्ड अपनी खुफिया रिपोर्ट जेल इंतजामिया को अरसाल करेगा, जो उसे जाहिर जाफर की रहम की अपील के साथ सदर मुमलिकत को भिजवाएगा। तो सवाल यह है कि क्या वाकई एक मुजरिम महज ये कहकर सजा से बच सकता है कि वो जुर्म के वक्त जहनी तवाजुन में नहीं था, या सिर्फ एक कानूनी हरबा है ये? इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नूर मुकद्दम केस में मुद्दई के वकील हैं शाखावर एडवोकेट से। हम जानेंगे कि इस वक्त इस केस की क्या सिचुएशन है और क्या जो वजूहात पेश की जा रही हैं पार्डन के लिए जाहिर जाफर की जानिब से वो काफ़ी हैं, और क्या इसको एक हरबे के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट किए जा चुके हैं। उनसे बात करते हैं। शाखावर साहब, थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त क्या आपको ये सारी सिचुएशन नज़र आ रही है? इंट्रो आपने सुना कि किस तरह से अब वो सब एग्जॉस्ट कर चुका है ऑप्शन जाहिर जाफर और उनके वकला, तो अब ये कोशिश की जा रही है कि पार्डन मिल जाए। क्या उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, पूरा उतरता है उन पर? देखिए, जब भी कोई किसी सजाए मौत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जिसकी तौसीक कर दे, तो उसके पास एक ऑप्शन रहती है मुजरिम के लिए कि वो सदर को रहम की अपील कर सकता है। आर्टिकल 45 जो है वो सदर को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी सज़ा को ख़त्म कर सकता है, कम कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। तो अब ये जो सूरत हाल सामने आई 2-3 दिन पहले ही हमारे सामने आई कि हमें पता चला कि जेल सुपरिटेंडेंट जो है सेंट्रल जेल अडियाला का, उन्होंने एक ख़त लिखा था पिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कि वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे, जो कि चूँकि जाहिर जाकिर जाफ़र की जो रहम की अपील है वो अपने मराहिल में है, अपनी तरतीब के मराहिल में है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका एक मेडिकल बोर्ड उसको एग्जामिन करे और उसकी रिपोर्ट भी हम साथ लगाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद फिर एक 2 रुकनी जो है एक बोर्ड तश्कील दिया गया कुछ दिन पहले, और उसने कल जो है मंडे को उन्होंने उसको जाके एग्जामिन किया है। तो अभी उसकी क्या रिपोर्ट आई है वो हमारे इल्म में नहीं है, वो हम हासिल करेंगे। लेकिन ये हमें फिर जब बाद में ये पता चला कि ये एक 26 जून 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वजारत दाखिला पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक पहली SOP थी जो कि रहम की अपील के क्या क्या लवाजमात थे, उसमें तब्दीली करते हुए उन्होंने एक और चीज़ें काफ़ी चीज़ शामिल कर दी है। उसमें उन्होंने एक चीज़ लाजिम कर दी है कि रहम की अपील जब सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी तो
उसका जहनी और जिस्मानी मुआयना जो है वो किसी बोर्ड से करवाया जाएगा। तो शाह साहब एक चीज़, ये वाला पहली मर्तबा तो हम नहीं देख रहे कि ये वाला हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है सज़ा से बचने के लिए। क्या इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है, रोशनी में रखा जाता है कि जिस वक्त केस लड़ रहा था या ये मुलजिम था उस वक्त, कोई भी मुलजिम, तो उस वक्त इसने ये वाली बात नहीं की कि उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, अब सज़ा हो चुकी है तो उसके बाद सिर्फ इसको एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना? देखिए ये दो दलील है, दो पहलू है इसके। एक तो मुख्तसर मैं ये बताऊं कि उन्होंने ज़हनी जो है वो हालत की जो है एक प्ली जो है वो उन्होंने ट्रायल के दौरान ली थी। उस वक्त शुरू में इन्होंने उस वक्त ली थी, लेकिन वो डिसमिस कर दी ट्रायल कोर्ट ने, उसके खिलाफ उन्होंने अपील भी नहीं की। जब उनकी अपील हाई कोर्ट में जब ज़ेर तजवीज़ थी उस वक्त भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दी उसका ज़हनी मुआयना कराने की, लेकिन उसको भी उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेस नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी अपील थी तो उस वक्त भी उन्होंने इस मामले को जो है उजागर करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस स्टेज के ऊपर आप ये बात नहीं कर सकते। अब ये है कि जब अगर तो ये नोटिफिकेशन है, एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो सिर्फ ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के लिए नहीं है, वो तकरीबन सब पे अप्लाई होगी, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं कि बोर्ड की कंपोजिशन क्या होनी चाहिए। क्या अगर ये देखा जाए कि अगर दो, फ़र्ज़ करें, मुझे नहीं पता कि वो जो दो मेंबर्स थे बोर्ड के वो कितने सीनियर थे, लेकिन अगर वो जूनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल हो और वो अगर ये मैनेज हो कि ओपिनियन दे दें कि वो तो ज़हनी तौर पे दुरुस्त नहीं है, तो और वो बर्सी पिटीशन के साथ देखिए उसको कंसीडर किया जाता है। ये जो नोटिफिकेशन मैंने बताया उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ज़हनी मरीज़ का जो एक प्ली है उसको कंसिडर किया जा सकता है प्रेसिडेंट की जो मर्सी की पावर्स हैं। यस, उसमें अब अगर ये साबित कर देता है तो फिर इसके साथ उसमें हमारा फिर कंसर्न ये है कि एक तो हम रिपोर्ट मंगवाएंगे कि वो है क्या, वो हमारा हक है। फिर हम देखेंगे कि अगर उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर वो किया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। 2001 में एक लॉ आया था मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001, वो पूरे पाकिस्तान के लिए। उसमें इस तरह के मरीजों को एग्जामिन करने के लिए एक पूरा बोर्ड था, जिसकी बोर्ड की सरबराही एक हाई कोर्ट के सिटिंग या फॉर्मर जज ने करनी थी। उसमें 2 सीनियर मोस्ट साइकियाट्रिस्ट जो कि क्लासिफाइड साइकियाट्रिस्ट हैं, उसमें एक शहरियों का नुमाइंदा जो कि नोटेबल हो, और उसमें 2 फिजिशियंस जिन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 से 15 साल उन्होंने सर्व किया हो, तो वो एग्जामिन करते थे किसी की ज़हनी हालत को जांचने के लिए। लेकिन हुआ ये कि जब 2010 में 18वीं तरमीम आई तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सूबों को डिवॉल्व हो गया, तो उसमें वो जो 2001 का मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस था वो रिपील, वो तो ख़त्म हो गया। अब उस पर चाहिए ये था कि अब हाँ ये बात है कि सूबा पंजाब ने उसी लॉ को रेप्लिका करके सिर्फ थोड़ी सी चेंज करके उन्होंने पंजाब मेंटल हेल्थ एक्ट 2014 बना लिया। शायद KPK ने भी बनाया है, लेकिन ये अभी तक सिंध और बलूचिस्तान में नहीं बना हुआ। अब सबसे बुनियादी बात ये है कि ठीक है, वो अगर रिक्वायरमेंट है कि किसी की रहम की अपील के साथ मेडिकल बोर्ड का फाइंडिंग होना ज़रूरी है, लेकिन उस पर फिर ये भी ज़रूरी है कि वो बोर्ड कितना अथेंटिक हो, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किस तरह से किया जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए फिर आपका क्या प्लान है? इसके लिए फिर हम देखेंगे अगर तो उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने निशानदेही की है कि ये ज़हनी मरीज़ है, तो उस सूरत में फिर हम ज़रूर चैलेंज करेंगे, बोर्ड की कंपोजिशन को चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि अगर वो रिक्वायरमेंट है कि उसका मेडिकल या मेंटल जो है वो एग्जामिनेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए कम से कम कोई पैरामीटर्स, कोई रूल्स होने चाहिए कि वो बोर्ड किन अफराद पर मुश्तमिल है। उसकी वजह ये है, और बनवाएगा कौन? उसकी फेडरल गवर्नमेंट। उसकी वजह ये है कि एक शख्स को पूरे ट्रायल के बाद सजाए मौत होती है, उसकी हाई कोर्ट भी कंफर्म कर देती है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी कंफर्म कर देती है, और उसको मर्सी पिटीशन महज इस वजह से कबूल कर ली जाए या उसकी सजाए मौत को 25 साल में कन्वर्ट कर दिया जाए कि वो एक मेडिकल बोर्ड जो है जो 2 अफराद पर मुश्तमिल है वो ये ओपिनियन दे दे कि ये तो जो है वो ज़हनी मरीज है और इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। ये तो फिर सवालिया निशान हो जाएगा ना, निज़ाम इंसाफ पे लोग फिर किस तरह एतबार तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पे फेडरल गवर्नमेंट को मैं ये अपील करूँगा, सिर्फ इस केस के हवाले से ही नहीं, और केसेस भी चूँकि ऐसे आएंगे तो उसके लिए जो बोर्ड है वो बहुत बड़ा होना चाहिए और उस तर्ज का होना चाहिए जैसे मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 में था, और अभी भी जो पंजाब का जो लॉ है वो पंजाब मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस एक्ट
14 के साथ मुताबिकत रखता हो तो फिर ठीक है, उसको जांच प्रेसिडेंट सेट करना स्पेशली इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द एंड ये बता दीजिएगा, सिर्फ इस केस से रिलेटेड नहीं, ओवरऑल जैसे हम जनरली बात करें, अगर प्रेसिडेंशियल पार्डर मिल जाती है किसी एक मुजरिम को तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? क्या उसकी नल एंड वॉइड हो जाती है सज़ा, या फिर उसको किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है, या अब्रॉड क्या भेजने के लिए रास्ते खुल जाएंगे? देखिए मैं बताऊँ, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि नॉर्मली हमने देखा नहीं है कि बहुत अरसे से कत्ल के केस में जो है वो जब तक के लवाहिकीन ने माफ़ ना कर दिया हो तो प्रेसिडेंशियल पार्डन आज तक हमने देखा नहीं है। ठीक है। और उसमें एक बात ये भी मद्देनज़र रखी जाती है कि प्रेसिडेंशियल पार्डन जो है, चूँकि ये कसास और दियत का कानून हम पे नाफिज है, तो उसकी मौजूदगी में जब तक या कसास दे दिया गया हो या दियत ले ली गई हो तो उस सूरत में तो वो उसको माफ़ी हो सकती है। लेकिन लवाहिकीन से पूछे बगैर सज़ाए मौत को जो है वो बरी करना या ऐसे करना, ये शायद प्रेसिडेंट के लिए भी मुश्किल हो जाए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वो ये कर सकते हैं कि जो अगर ये जो स्पिरिट है इस लॉ की या ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है कि कोई भी ज़हनी मरीज़ जब वो उसको सज़ाए मौत एग्जीक्यूट होनी है उस वक्त अगर वो मेडिकली फिट नहीं है, माजूर है या बिल्कुल इनकैपेसिटेटेड है या मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है कि ऐसी सूरत में अगर जेन्युइनली ऐसी बात है तो फिर उनकी सज़ाए मौत को जो है वो 25 साल में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन ये जो टेस्ट है होना कि आइदर वो ज़हनी मरीज़ है, चूँकि उसकी 3 फोरम्स पे ये प्ली जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। अब हम देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट 2 मेंबर्स जो बोर्ड है उन्होंने दी है, क्या दी है, अगर वो दी है तो किस बुनियाद पे दी है, तो फिर हम उसको उसकी जो वायरीज हैं या उसके जो डिसीजन है या जो कॉम्पोजिशन है उसको हम चैलेंज करने के लिए हक महफूज रखते हैं। बट यू हैव ऑल द राइट टू चैलेंज इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, साइज सिचुएशन पर बात की है। प्रेसिडेंट बनाना, इसका पहले भी मैंने जिक्र किया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के केसेस को, क्योंकि अगर मुजरिम जो है ज़ाहिर जाफ़र, उसको प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि बाकियों के लिए भी ये रास्ता खुल जाएगा और वो भी इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अब एक ऐसे वाक़े का जिक्र करते हैं जो वो जब मेरी आंखों के सामने आया, जब मैंने देखा उसको सोशल मीडिया के ऊपर, तो वाकई में आप कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल खराश वाक़या। मैं बलूचिस्तान वाक़े की बात कर रही हूँ, कोयटा किला के संजीदा डिगारी में जो पेश आया था, जहाँ पर खातून और मर्द को भरे मजमे में बेरहमी के साथ गोलियाँ मारकर कत्ल किया गया था। बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो अब एक्शन में आई है और वो ये बता रही है कि वाकई की वीडियो को सोशल मीडिया पर मुल्ज़िमान की जानिब से ही वायरल किया गया था और ख़ातून की शनाख्त जो हुई है वो बानो बीबी के नाम से हुई है और मर्द की शनाख्त बताई जा रही है कि उसका नाम एहसानुल्लाह था। इस वाक़े की अब FIR दर्ज कर ली गई है, जिसके मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गई। अच्छा, FIR में 8 मालूम और 15 नामालूम अफराद को नामजद भी किया गया है। FIR के मुताबिक वाक़या 4 जून को पेश आया है और वीडियो जो है वो वायरल होने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इसका नोटिस लिया और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि खातून और मर्द के कत्ल में अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। किसी को इख्तियार नहीं है कि किसी को कत्ल करे। कत्ल में मुलविस तमाम अफराद को करार वाकई सजा दिलवाएंगे, ये वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कोयटा अयूब तरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अयूब, वेलकम करेंगे आपको शो में। सबसे पहले तो इस केस के हवाले से बताएं, अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, मजीद कितने लोगों की तलाश जारी है, ज़रा केस के बारे में सबसे पहले बताएं। जी बिल्कुल, ये वाक़या जब हुआ तो जिस तरह सोशल मीडिया पे नमूदार हुआ उसके बाद सूबाई हुकूमत और जितने भी सिक्योरिटी के इदारे थे वो ज़्यादा अलर्ट हुए, क्योंकि सबसे बड़ा इशू उस वक्त ये था कि जगह का तयन नहीं किया जा सकता था कि किस इलाके में हुआ है, और क्योंकि एक पहाड़ी इलाका था। बाद में ये पता चला कि कोयटा के ही एक इलाका है डिगारी संजीदी, जहाँ से ज़्यादातर कोयले के खान वहाँ पे मौजूद है, उस इलाके में ये वाक़या हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो हरकत में आई तो उन्होंने न सिर्फ गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया बल्कि एक DSP को भी मुअत्तल कर दिया था जो उस इलाके का DSP था, और वो ये बताया गया कि उनको इस वाक़े का इल्म था लेकिन उन्होंने FIR नहीं की थी। बाद में आपने भी देखा कि कल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी कहा कि वो इस सिलसिले में जो फ़रीक़ैन है वो कोई इसके लिए राज़ी नहीं है कि वो FIR करे।
तो ये वो सूरत हाल है, क्योंकि बलूचिस्तान के अगर हम बात करें कबायली माशरा है, इसमें ये जो वाक़या है ये बेसिकली इसमें दो कबीले हैं। खातून का ताल्लुक एक कबीले से है, जो मर्द है वो उसका ताल्लुक दूसरे कबीले से है। और इसमें ये भी बताया गया है कि पहले जो खातून का जो बाई रिश्तेदार थे उन्होंने उस मर्द को पकड़ा था घर में। ठीक है, अच्छा, ये सारी टाइमलाइन तो डेफिनेटली अयूब हमारे सामने ही है। मैं एफआईआर के बारे में ज़रा जानना चाहूँगी, किसकी मुद्दत में अब एफआईआर दर्ज की गई है और कौन कौन सी दफात इसके अंदर लगाई गई हैं, ज़रा ये बताइएगा। देखो, ये एफआईआर जो है वो पुलिस की ही मुद्दत में दर्ज की गई, क्योंकि फरीकैन की जानिब से कोई एफआईआर के लिए नहीं आया। और इसमें जो दफात है वो कत्ल, इक़दाम कत्ल के दफात लगाए गए। और उसमें एक दिलचस्प बात ये कि एक कबीले के जो सरदार है उसको भी इस केस में गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में एफआईआर में जो कहा गया कि उस सरदार ने ये फैसला दिया था कि इन दोनों को जाके कत्ल किया जाए। लेकिन सरदार ने बाद में ये बयान दिया है कि उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये भी बताता है कि ये लोग मेरे पास आए थे कि हमने इन दोनों को कत्ल करना है, लेकिन सरदार ने इससे इनकार किया था कि इनको कत्ल नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। तो अब फिर आपने भी बता दिया कि अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया था कि ये वाक़या 4 जून का है और इससे भी कबल यानी ये वाक़या हुआ है। और ये अयूब, जो गिरफ्तार अफराद है उनमें ये खातून का भाई भी शामिल है, ये ज़रा कंफर्म कीजिएगा। जी, उनमें इनके भाई भी शामिल है, रिश्तेदार भी शामिल है। जो खातून के जो रिश्तेदार है वो गिरफ्तार अफराद में शामिल है। और आज जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कल इसका जो नोटिस लिया था, आज उस केस की समाअत है, जिसमें चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट खान बड़ेज ने वो काम को बुलाया है आज कोयटा में। ठीक है, इस उम्मीद के साथ आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और इस सेगमेंट को क्लोज करते हैं और ब्रेक की तरफ जाते हैं कि इसको प्रेसिडेंट बनाया जाए और अल्लाह करे ये आखिरी वाक़या हो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर और इस तरह के वाक़या दोबारा से ना हो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब जरा बात करते हैं फलों के बादशाह कहलाने वाले आम की। और आम के हवाले से मिर्जा गालिब साहब ने उन आम की 2 खूबियां बेसिकली बताई थी जो हम बचपन से किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं। 2 उन्होंने कहा, 2 खूबियां, एक तो आम मीठे हों और बहुत सारे हों। और ये बात बिल्कुल ठीक है। एक आम का क्या होता है? हाँ वो ठीक है, लेकिन मीठा जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो बहुत आपको फील भी होने लगता है। बट मिर्जा गालिब को आम पसंद थे और बहुत ज्यादा पसंद थे। बड़े आपको पसंद है? किसको नहीं पसंद? हाँ, गधे को नहीं पसंद होते, ये भी मिर्जा गालिब ने कहा था। जो गधा होता है उसको आम नहीं पसंद होते हैं। तो हमारी स्टोरी आमों के बारे में है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा कंसर्निंग इसलिए है कि आमों की पैदावार जो है वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासर होती जा रही है। मुल्क में फलों का बादशाह आम जो है उसकी पैदावार के बारे में कहा जा रहा है कि उस पर निहायत मनफी असरात पड़ रहे हैं और उसकी पैदावार कम होती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया में आम पैदा करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है, लेकिन 2023 के बाद से जो सिचुएशन बनती जा रही है ना, उसने आम की पैदावार को काफ़ी झटके लगाए हैं जो अब भी जारी हैं। पिछले साल की अगर बात करें यानी 2024 की, तो आमों की पैदावार में तकरीबन 40% कमी रिकॉर्ड की गई थी। और 2025 के सीज़न के इब्तदाई जायजे ये बता रहे हैं कि इस मरतबा भी 30 से 35% तक की कमी का इम्कान है। भाई बात जो है ना आगे निकलती जा रही है। मैं कह रही हूँ यहीं पे रोक ले क्लाइमेट चेंज को। एक चाय पे मजाक नहीं हो सकता, एक आम पे मजाक नहीं हो सकता। अच्छा जी, 2023 में आमों की मजमूई पैदावार 18 लाख टन थी, जो 2024 में कम हुई और 14 लाख टन तक आ गई। रवां साल की अगर हम बात करें तो इब्तदा में तवक्को ये की जा रही थी कि नए लगाए गए बागात और बेहतर इकसाम वजह से ये पैदावार 18 लाख टन से तजावुज कर जाएगी। लेकिन फिर मौसमियाती तब्दीली जो है वो आड़े आती है। मानसून की बारिशें होती हैं, तेज़ आंधियाँ चलती हैं और गैर मुतवक्के यालाबारी और शदीद गर्मी ने इन आमों की जो पैदावार है तो उसको मुतासिर किया है। इस उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो की जा रही थी, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था। अच्छा जी, ताज़ा तरीन अंदाज़ों के मुताबिक अब 2025 में पैदावार 13.5 से 14 लाख टन तक महदूद रहने का इम्कान है। बरामदात के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी खदशात जो है वो बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने रवां सीजन में 1,25,000 टन आम बरामद करने का हदफ रखा था, जिससे $10 करोड़ से ज़ायद का ज़र मुबादला मुतवक्के भी था। लेकिन पैदावार में ज़ाहिर फिर कमी हुई है और मयार पर असरात की वजह से ये हदफ भी अचीव नहीं हो सका है, जिससे किसान परेशान है, एक्सपोर्टर्स परेशान है। ये सारी सूरत हाल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हाफिज आसिफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। सबसे पहले तो ये बताएं, ये आमों की पैदावार में कमी होना, इसकी सबसे बड़ी वजह
मौसमियाती तब्दीली, मानसून बारिशें और गैर मुतवक्के बारिशें? जी, मौसम की तरफ, मौसमियाती तब्दीलियों की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले तो ये गर्मियों का सीजन है और आम अपने अरूज पर है, और खुसूसन जनूबी पंजाब मैंगो के हवाले से मशहूर है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी और जिला खानेवाल शामिल हैं। और इसके अलावा जब जहां तक आम की पैदावार के हवाले से आपका सवाल है, आम की लास्ट ईयर पैदावार जो थी पाकिस्तान की 1.8 मिलियन मेट्रिक टन थी, जो इस साल भी इस तवक्को की जा रही है तकरीबन इसके एट पार होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि फरवरी के महीने में जब फ्लावरिंग हुई और हमने मुख्तलिफ विजिट किया बागात के, तो ये तवक्का की जा रही थी कि ये बम्पर क्रॉप होगी और ये पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ देगी। मगर अनफॉर्चुनेट मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि गर्मी का ज्यादा हो जाना, बारिशों का कम होना और नहरों की बंदिश की वजह से फ्रूट की क्वालिटी और फ्रूट की साइज डेवलपमेंट में थोड़ा सा कम रहा, जिसकी वजह से अब भी हम यही तवक्का की जा रही है कि इंशाल्लाह हम जो 1.8 मिलियन मेट्रिक टन का पैदावारी हदफ था वो हम अबूर कर लेंगे। ठीक है। और इसी अच्छा तरीके से जहां तक आप ये बताइएगा, ये जो नए बागात लगाए गए थे आमों के, कहा जा रहा था कि पैदावार बढ़ जाएगी या फिर किसी तरह से कर्टेल किया जा सकता है ये आमों की पैदावार जो मुतासिर हो रही है, क्या उसने भी कोई फायदा नहीं पहुंचाया क्लाइमेट चेंज के असरात के ऊपर? नहीं, जहां तक क्लाइमेट चेंज में बागात के हवाले से बात कर रही है तो स्मार्ट ट्री सिस्टम हमारा इंट्रोड्यूस हमने करवाया है। उसने काफी हद तक जो कन्वेंशन सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया है और हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में खासा सपोर्ट किया है। अच्छा हाफिज साहब, जरा ये भी बता दें कि ज़ाहिर है आमों के बागात मुतासर हुए हैं, मौसमियाती तब्दीली की हम बात करें, मयार भी मुतासर हुआ है इंटरनेशनल मंडियों तक पहुंचाने के लिए जो मयार होता है, या पाकिस्तान के लिए भी आला मयार जो आमों का होता है वो भी मुतासर हुआ है? आम की जहां तक आपकी फल की क्वालिटी के हवाले से बात करेंगे, हम पाकिस्तानी मुल्क, हमारा पाकिस्तान मुल्क दुनिया में पैदावार के लिहाज से छठे नंबर पर है और एक्सपोर्ट के लिहाज से चौथे नंबर पर है। मगर अनफॉर्चुनेट हमारी जो मैकेनिज्म है, हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म है, वो मैकेनाइज नहीं है और हम कन्वेंशनल तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 30% है और हमारी फ्रूट की क्वालिटी डिटोरिएट होती है। तो न्यू टेक्नोलॉजी जो इस वक्त दुनिया भर में राइज है हाफिज साहब, क्या वो पाकिस्तान में बिल्कुल मौजूद नहीं है? स्पेशली पोस्ट हार्वेस्ट अगर हम बात करें, आप करें 30% तक लॉस हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए क्या कोई टेक्नोलॉजी है या उस पर काम हो रहा है, पाइपलाइन में चीजें हैं? जी। दूसरा ये कि हमारा जो हम सप्लाई चेन का सिस्टम है, हम सप्लाई चेन को अगर इम्प्रूव कर लें, हम प्रॉपर हार्वेस्ट करने के बाद उसको ट्रीट करने के बाद उसको प्रॉपर लॉजिस्टिक्स हो, रिफर वैन्स हो, फिर उसको वहां पर जाके प्रोसेस किया जाए, फिर उसकी कैरोगेटेड बॉक्सेस में पैकिंग की जाए और फिर हम उसको लोकल मार्केट के अंदर हम दें, तो हम ये एक अच्छी क्वालिटी का फ्रूट हमें खाने को मिल सकता है। ये बताएगा, ये जो कीड़े मकोड़े जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, आपको लगता है बीमारियां फलों में ज्यादा हो रही हैं, एक ये भी वजह है, या गैर मयारी फिर खाद जो है वो भी एक वजह बन रही है? एक वजह तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस की, अगर हम हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म को और सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर लें तो हमें क्वालिटी का फ्रूट मिल सकता है। जो लोगों में एक मिथ पाई जा रही है कि हमें अब टेस्टी फ्रूट अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह एक वजह ये है। दूसरा ये कि हमारे जो फ्रूट्स को, जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का इशू आया, टेम्परेचर राइज होने की वजह से ह्यूमिडिटी भी बाज़ औक़ात, मानसून का सीजन स्टार्ट हो जाता है, ह्यूमिडिटी राइज हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट क्वालिटी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। इस वजह से भी हमारा फ्रूट लास्ट ईयर भी और इस साल खास तौर पर सफेद टोंसा वैरायटी इससे खासी इफेक्ट हुई है। ठीक है। रिक्वायरमेंट कितनी थी एक्सपोर्ट करने के लिए हाफिज साहब, जरा ये बता दीजिएगा, और हमारी कितनी कैपेसिटी रही है अभी तक, कितना एक्सपोर्ट किया है हमने आम? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल एक्सपोर्ट का टारगेट 1,25,000 मेट्रिक टन सेलेक्ट किया था और इंशाल्लाह ये हम टारगेट इजीली हदफ जो टारगेट है हम आसानी से पूरा कर लेंगे। ये हमारे जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ईरान, दुबई और कतर, इन ममालिक के अंदर हमारा मैंगो मोस्टली एक्सपोर्ट तो इससे पाकिस्तान में शॉर्टेज तो नहीं होगी, पाकिस्तानियों के लिए भी वाफिर आम मौजूद होगा ना? नहीं, इंशाल्लाह हमारे पास इतनी बम्पर क्रॉप ऑलरेडी मौजूद है कि हमें किसी किस्म की कमी का सामना दरपेश नहीं होगा और हम इजीली अपनी एक्सपोर्ट के टारगेट पे पूरा कर लेंगे।
चले अच्छा ये बताएं कि बाकी फलों की निस्बत या बाकी फसलों की निस्बत आम की फसल को या दरख्त को कितना पानी चाहिए होता है? क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते हैं, चावलों की अक्सर हम बात कर रहे होते हैं, चावल की फसल के लिए पानी बहुत ज़्यादा दरकार होता है और ज़ाहिर पानी की शॉर्टेज है तो फिर फसल भी मुतासिर होती है। आमों की फसल के लिए कितना पानी दरकार होता है? एक तो इसमें आपको आम के हवाले से बता दूं, क्योंकि एक वाटर शॉर्टेज का सिलसिला चल रहा है, वाटर कंजर्वेशन का एक बड़ा आज का दौरा है। इस हवाले से आम एक मैंगो लविंग प्लांट्स, वाटर लविंग प्लांट्स नहीं है। आम को ज्यादा पानी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इसको पानी ज्यादा देंगे तो इससे इसकी रूट रॉटनिंग हो जाती है और इसके डिक्लाइन का खदशा हो जाता है। इसलिए पहले दौर के अंदर इसको 18 पानी तक दिए जाते थे, मगर हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम वाटर सेविंग टेक्निक्स के थ्रू इसको रिड्यूस कर 8 to 10 वाटर इरिगेशन की तरफ लेकर आ गए हैं, ताकि आम को पानी कम से कम लगे और हम पानी की सेविंग भी कर सकें, जो इस वक्त का मौजूदा मसला है। एक और शिकायत भी आ रही है हाफिज साहब, वो ये कि कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, और हर सीजन के अंदर आमों का जायका जो है वो भी शायद मुतासर होता हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि तब्दील होता जा रहा है। क्या हम ये समझे कि ये भी क्लाइमेट चेंज के असरात हैं? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इसके टेस्ट के अंदर फर्क आ रहा है। यही है कि जो मैंने आपसे एक जिक्र किया है कि अगर हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर लेते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनिज्म पर और सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो इसके अलावा टेस्ट के हवाले से मैं इसमें कोई किसी किस्म की अच्छा हाफिज साहब, अब टेस्ट की बात हो ही रही है तो जो आमों को पसंद करने वाले लोग हैं उनको इनकी जो इकसाम है वो भी बड़े अच्छे से पता होती हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी कौन से किस्म है जिसको ज्यादा पसंद किया जाता है? हमारे पाकिस्तान में वैसे 12 कमर्शियल वैरायटीज हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर पसंद की जाती हैं, जो इस वक्त मौजूद है मार्केट्स के अंदर। मगर एक्सपोर्टेबल वैरायटीज हमारी 5 है जो दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। नंबर 1 पर सिंधड़ी वैरायटीज है, समर बही चौंसा वैरायटीज है, व्हाइट चौंसा जिसको लेट चौंसा कहते हैं, और इसी तरीके से एक नई वैरायटीज आई है चनाब गोल्ड, उसको भी बड़ा दुनिया के अंदर पसंद किया जा रहा है। और एक 5वीं वैरायटी है हमारी अजीम चौंसा, ये यूके की बड़ी लाइकिंग वैरायटी है और ये अजीम चौंसा हर साल हमारे यूके एक्सपोर्ट होता है। ये हमारी 5 वैरायटीज हैं जो एक्सपोर्टेबल, इनमें बड़ा पोटेंशियल है इंटरनेशनल मार्केट के। पोटेंशियल अभी भी मौजूद है, हालांकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तानी आम को। बहुत शुक्रिया, हाफिज आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें कहते कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या किया जाना चाहिए ताकि आमों की पैदावार जो है वो मज़ीद मुतासर ना हो और हम एक्सपोर्ट भी इसी तरह से करते रहें और पाकिस्तान का आम जो है ऐसी दुनिया इंजॉय हम ऐसे खाते रहें, हम खाते रहें। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। पिछले माली साल के पहले 8 महीनों के दौरान मुल्क में बिजली की जो मजमूई पैदावार है उसमें कोई इजाफा देखने में नहीं आया है, जो कि पाकिस्तान के सनती शोबे को ज़ाहिर दरपेश मुश्किलात का एक इशारा भी है। सूरत हाल ये है इस वक्त कि कई सनतों ने महंगी ग्रिड बिजली के बजाय अपने निजी बिजली पैदा करने के यूनिट्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, क्योंकि वो ग्रिड से हासिल की जाने वाली बिजली के मुकाबले में सस्ती साबित हो रही थी। इस रविश ने न सिर्फ नेशनल ग्रिड की खपत को मुतासिर किया है बल्कि कौमी मईशत में तवानाई के अदम तवाजुन को भी जन्म दिया है। डेफिनेटली अगर बिजली इतनी ज़्यादा महंगी होगी तो फिर ऑल्टरनेट वेज जो हैं वो ढूंढे जाएंगे अपनी बिजली की इस पैदावार को पूरा करने के लिए या इस बिजली की कमी को पूरा करने के लिए। अभी सारी सिचुएशन से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से कुछ इकदाम किए जा रहे हैं। अब हुकूमत ने यह फैसला किया कि सनती शोबे को मुख्तलिफ मराहत दी जाएंगी जिससे उनको दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाएगा कि आप आएँ और नेशनल ग्रिड से ही दोबारा से बिजली लेना शुरू कर दें। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये मराहत जो है वो काफ़ी होंगी और क्या हमारा सनती शोबा तैयार होगा इन मुराद को हासिल करने के लिए और उसके बाद वापस नेशनल ग्रिड में आने के लिए। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर मईशत बुखारी साहब। आप हर रोज़ इनको देखते हैं हमारे शो के अंदर, आज भी हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये जो अब एक नया इशू कि अपनी बिजली उन्होंने बनानी शुरू कर दिया या अपने बिजली के ज़राए जो है ना वो तब्दील कर ली हैं, आपको क्या लगता है कितना नुकसान सबसे पहले ये नेशनल ग्रिड को पहुँचाएगा? एंड इज़ इट सो रॉन्ग, क्योंकि बिजली है ही इतनी महंगी, वो अगर कर रहे हैं अपनी बना रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये बुनियादी इकोनॉमिक्स के जो असूल हैं उनसे मुताबिकत रखता है बिल्कुल कि अगर आप कोई चीज़ एक हद से ज़्यादा महंगी कर दें और उसे अनअफोर्डेबल बना दें फिर लोग अल्टरनेटिव्स की तलाश करते हैं। एक तो अनअफोर्डेबल और फिर हो भी ना। जी जी बिल्कुल, और फिर उसकी रिलायबिलिटी का भी प्रॉब्लम का, कभी लोड शेडिंग हो जाए तो आप बैठे में आपके पास बैकअप अगर नहीं है तो फिर आप जनरेटर्स कौन अफोर्ड करे? जी बिल्कुल, और जनरेटर्स भी बहुत महंगे हो गए।
अच्छा, फिर ये तवानाई के शोबे में जो अदम तवाज़ुन की बात हो रही है, उसमें गैस के हवाले से भी कुछ ये हुआ है कि मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं कि जी हमारे घर में ये पाइप गैस यानी रेगुलर गैस आती थी और हमने वो कनेक्शन उतरवा दिया। क्यों जी, अब हम LPG इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उतने इस्तेमाल के लिए वो हमारा खर्चा बहुत कम हो गया। ये भी हुआ है कई इलाकों में कई लोगों के साथ। हुकूमत पे रिलाय करना लोगों ने कम कर दिया। मैंने गांव देहातों में तो बायोगैस लोगों ने खुद से बना लिया ताकि रिलाय ना करना पड़े। बिल्कुल, बायोगैस और जो सोलर सिस्टम्स हैं कई जगहों पे आजकल बारिश के भी मौसम में, बरसात में भी वो सोलर सिस्टम्स चल रहे हैं और वो मीटर्स से बिल्कुल अलग थलग हैं। तो ये बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म एक सोच पाकिस्तान में अगले 5 साल 10 साल 20 साल वाली नहीं अभी तक इस्टेब्लिश हुई। इसमें लफाजी बहुत है लेकिन क्या वो वाकई प्रैक्टिकली अप्रोच नहीं है, नियत नहीं है, लोगों में नहीं हुई या गवर्नमेंट में नहीं हुई? वो एक तो फायर फाइटिंग है कि अगले हफ्ते और अगले महीने और बहुत ज़्यादा हुआ तो अगले साल के भी कुछ सोच लेंगे लेकिन अगले 20 साल का नहीं सोचेंगे। ये एक रविश है और बदकिस्मती से माजी में एक दफ़ा पहले भी आपसे बात हुई है कि हमारा प्लानिंग कमीशन बहुत ज़्यादा मजबूत और अच्छी क्वालिटी का होता था। पाकिस्तान की चोटी के माहिरीन वहाँ पे होते थे और वो जिस किस्म की प्लानिंग करते थे उसके नतीजे में इन सब मामलात को देखा जाता था। लेकिन अब जो मिसमैनेजमेंट अक्सर ही हम तकरीबन रोज़ ही हम प्लानिंग कमीशन की प्लानिंग पॉलिसी जो है उसकी बात कर रहे होते हैं, वो तो हमें अब कहीं पर भी नज़र नहीं आती। अच्छा फरहान साहब, एक अचानक से ये भी शोशा सामने आ जाता है या छोड़ दिया जाता है जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बिजली का जो शोबा है इसको मुसाबिकती मार्केट के अंदर लेकर आया जाएगा, कंपेटिटिव बनाया जाएगा, प्राइवेटाइज किया जाएगा। दूसरी तरफ फिर इस तरह की चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। क्या हुकूमत वाकई में नहीं कर सकती है, उस मॉडल की तरफ नहीं जा सकती है बिकॉज ऑफ द IPPs या फिर इन्वेस्टमेंट्स जो की हैं, या फिर खुद अपनी नीयत नहीं है करने की? IPPs में तो कुछ रीनेगोशिएशन की वजह से कुछ बेहतरी आई है, ये मानना पड़ता है। लेकिन बिजली का शोबा ऐसा है जिसके बारे में माजी में मैंने ये बारहा सुना है कि जी अगर आप वाकई वो इक़दामात करें, वो इक़दामात लें जिनकी ज़रूरत है, तो उसके नतीजे में एक सियासी या पॉलिटिकल कॉस्ट है। आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। हो सकता है कि यूनियंस के साथ टकराव हो, लेकिन पाकिस्तान आखिर कब तक इसी तरह चलता रहेगा? वो कोई नहीं करना चाहता, वो कॉस्ट कोई पे नहीं करना चाहता। बज़ाहिर कोई नहीं करना चाहता। बयानात की हद तक तो सब बयानात हैं, लेकिन ये कि वो लेकिन हुकूमत को पहले बिजली सस्ती करनी पड़ेगी ताकि लोग जो दीगर उन्होंने अपने रिसोर्सेज बनाए हैं उधर से छोड़ के फिर वापस हुकूमत के उसमें शामिल हो जाएं। तो पहले तो बिजली की जो कीमत है उसको कम करेंगे तो लोग आएंगे। बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ वो इस्लाहात करनी पड़ेंगी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जिससे हुकूमत के ऊपर मज़ीद बोझ ना हो। क्योंकि इस वक्त एक सर्कुलर डेट भी है जो कि आपने इस्तेलाह सुनी होगी, कई सालों से चला आ रहा है। जब तक कि वो मामला साथ ही साथ सॉल्व नहीं होगा, और उसके लिए हम कितनी मुद्दत से सुन रहे हैं कि जी ये जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनकी निजकारी होगी, लेकिन आज तक तो हुई कोई नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक कि ये आप एक दफ़ा बिल्कुल पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आप कोई 2-4 काम इकट्ठे नहीं करेंगे, मसलन गैस, और ये मेरे बचपन की बात है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह लोग चलाते थे जिस तरह पानी का इस्तेमाल होता है। बहुत सस्ती भी हुआ करती थी और CNG के थ्रू मिस मैनेज इस तरह से हुए कि उसकी भी लोड शेडिंग जो है ना वो जी बिल्कुल। और वो एक दिलचस्प वाक़या बहरहाल मेरी याददाश्त में है कि हमारे घर में जब गैस लगी थी तो पहला जो बिल आया था गैस का वो 15 रुपए था। ये कौन से ज़माने की बात है? अच्छा, ये आज से 55 साल 50-55 साल पहले की बात। प्राइवेटाइजेशन की हम बात करें, हमने कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक देखा कि किस तरह से वो जो है एक प्राइवेट इदारा जो है बन गया, लेकिन उधर भी एक तरह से एक माफिया के तौर पर ही सामने आया और सारे पावर्स उसके पास है और सबको उसी के ऊपर रिलाई करना है। उसके मुकाबले के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो उसको टफ टाइम दे सके, अंदर एक कंपेटिटिव मार्केट बन सके ताकि यूज़र जो है ना उनको उनके पास ऑप्शन मौजूद हो। तो हमारे यहाँ पर ये भी तो मसला है ना कि कार्टेल्स बन जाते हैं, अगर आप प्राइवेटाइज करें भी तो उसके बाद हमें कार्टेल्स बनते हुए नज़र आते हैं। और ये बहुत अरसे से सिलसिला चला आ रहा है और ये कोई आसान सिलसिला नहीं है। कराची में कहने वाले कहते हैं कि जी पाकिस्तान की 10% मेहनत से मुश्किल किया जाता है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, 10% आबादी कराची में आबाद है, लोग ये कहते हैं 2.5 करोड़ अफराद का तखमीन है। अच्छा, अब वहाँ पे कराची इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी एक ही है,
इसी तरह गैस की सुई सदर्न गैस कॉरपोरेशन वो कराची और गिरदनवा के इलाक़ों में उसका जाल है। अच्छा, अब मसला ये है कि आप कंपटीशन के लिए और कंपनीज़ को तब लेके आएंगे जबकि आप एक बेहतर फ़िज़ा कायम करेंगे जिसमें लोगों को ये भी यकीन हो कि मुस्तकबिल बईद में लॉन्ग टर्म फ्यूचर में वो पॉलिसीज़ चलेंगी। अब आप सोलर का देख लें, जो हाल मुल्क में हुआ है कि लोगों ने उसका फ़ायदा देख के जिन्होंने सोलराइजेशन तो वो धड़ाधड़ सोलर पे अब उसे गवर्नमेंट नए लाइसेंस होल्डर्स के लिए उसे रिवर्स करने चली है। और जो पुराने लाइसेंस होल्डर्स हैं वो भी 7 साल के शायद लाइसेंसेस थे, जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो ये भी सुना है कि वो नई टर्म्स पे आ जाएंगे। जीएसटी पे करना पड़ेगा उनको। ये बताएं कि मुल्क की इस वक्त बिजली की ओवरऑल जो मजमूई पैदावार है वो कितनी है और गैप कितना है डिमांड एंड सप्लाई में? इस वक्त मजमूई पैदावार के लिए मुझे इसके फिगर्स देखने पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त कहा यह जाता है कि जो भी अगर लोड शेडिंग हो रही है, और आजकल तो कोई लोड शेडिंग इतनी हो नहीं रही, लेकिन यह है कि पिछले चंद दिनों से जैसे बारिश के नतीजे में अगर कोई ब्रेक डाउन हुआ है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं और बड़े शहरों में, तो उसकी वजह से बिजली बंद हो जाना वो कोई ताज्जुब की बात नहीं। वैसे कुछ इलाके बड़े शहरों में भी ऐसे हैं जहां पर अभी भी अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग जो है ना वो हो रही होती है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी है। अब ये जो मामला है कि मुराद दी जाएंगी सनती शोबे को, आपको लगता है कि सनती शोबा माइल होगा वापस नेशनल ग्रिड में जाने के लिए, या मराहत इतनी काफ़ी हैं? देखिए, मराहत का मसला ये है, फ़िलहाल तो मराहत की बात हो रही है और प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है, टैरिफ भी कट हुआ है। अब ये कितने अरसे तक रहता है? अगर बैनुल-अक़वामी सतह पे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और पाकिस्तान को मजबूरन एक दफ़ा फिर अपना टैरिफ रिवाइज़ करना पड़ता है, तो कोई लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म ऐसा सोल्यूशन हो जो कि चले, जो कि फिर ये ना हो कि वक्त के साथ साथ एक के बाद दूसरे किसी और मुल्क को एज अ मॉडल हम देख के उसको फॉलो करके अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं? देखिए, सक्सेस स्टोरीज़ तो दुनिया में हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास बुनियादी जो हाकिमियत के, गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं उन्हें कौन हल करेगा। एक ज़माना था, ये ज़ुबान आम पे ही बात थी, बहुत अरसा पहले, आज से 20-25 साल पहले की बात है, कि एक दफ़ा रिपोर्ट ये हुआ था कि पंजाब के किसी शहर में एक मकामी तौर पे वापडा के यूनियन लीडर थे, उनके घर जो कनेक्शन जाता था वहाँ से उनकी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे कोई 8-10 घर और से थे, वहाँ से उन्होंने आगे तारें दी हुई थी और उन्हें क्या रिटर्न मिलता था ये आप खुद इमेजिन, इसको तसव्वुर कर सकते। नोम चॉम्स्की ने ये बात कही थी कि देयर इज नो सच थिंग एज पुअर कंट्री, देयर इज ऑलवेज पोरली मैनेज्ड कंट्री। वसाइल आपके पास होते हैं, आप उनको पोरली मैनेज करते हैं, आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी कंट्री जो है ना वो पुअर हो जाती है। आपने किसकी याद दिला दी? अब हम उसके ऊपर बड़ी देर चॉम्स्की के ऊपर बात कर सकते हैं, वो हम किसी और अपनी नशिश के अंदर करेंगे। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।